अच्छो। हेलो जी सर, जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का जनवरी 26 का अटेम्प्ट आ रहा है और हम लेके आए हैं ओटीएम, दैट इज ओनली दिस मच सीरीज। इस सीरीज के अंदर में हम लोग टोटल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। टोटल इनकम के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि वो जो 15 मार्क का पहला क्वेश्चन है और एक 8 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन जो आपके टोटल इनकम पे आता है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप पूरे मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं। वेलकम टू दिस सीरीज। इसके अंदर में जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूँ, ये वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। और ये जनवरी 26 के लिए है, मतलब प्योरली फाइनेंस एक्ट जो है आपका 24 के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। ये सोनो मालिक। सो अगर आपका अटेम्प्ट मई 26 से ऑनवर्ड है तो प्लीज इसको मत देखिएगा, ये आपके लिए काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कोई टोटल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब अगर हम ध्यान से देखें तो मॉड्यूल जो है आपके टोटल इनकम के क्वेश्चंस को देता ही नहीं है, विच इज क्लियरली रॉन्ग। सर क्यों? आप टोटल इनकम के मैंडेटरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपने उनको सॉल्व करने के लिए दिया ही नहीं, जबकि सीए इंटर में ये चीज दी गई थी, फाइनल में ये चीज दी ही नहीं गई है। मतलब अल्टीमेटली स्टूडेंट को कहाँ रेस्ट करना पड़ता है, या तो कोई पुराने क्वेश्चंस के ऊपर रेस्ट करना पड़ता है, या तो एमटीपी आरटीपी पे रेस्ट करना पड़ता है, दैट्स हाउ दे कैन सॉल्व इट। बस वही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो आपको कंपाइल किया गया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने आरटीपी से लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन एमटीपी से लिए हैं, कुछ क्वेश्चन पास्ट पेपर से लिए हुए हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस को जेन्युइनली इंटर से भी लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, उनमें एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छी है। राइट, विल ट्राई टू सम अप फ्यू थिंग्स। मतलब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जेन्युइनली सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को स्पीड ट्रैक करेंगे क्योंकि उनमें बहुत इजी एडजस्टमेंट होगी, तो हम उसको सिर्फ ऑडिट कर देंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि आपको कहां कहां क्या क्या करना है वो सारी चीजें बताते जाऊं। यस और नो? चलिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको टोटल इनकम के अंदर में करना क्या है, और जो बच्चे गलती कर देते हैं, हाउ टोटल इनकम इन फाइनल इज डिफरेंट फ्रॉम अ टोटल इनकम इन सीए इंटर। आपको ये चीज पता है? द फ्यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन इज, पॉइंट नंबर 1, उन्होंने आपसे पूछा क्या है, व्हाट टू चेक। देखो, फाइनल के अंदर में ना सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी चाहिए, क्या टोटल इनकम के साथ साथ आपको मैट पूछा है क्या। ये सबसे पहली चीज है जो आपने फाइनल के अंदर में चेक करनी चाहिए। यस, मतलब कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम के अंदर में क्लियर कट ये लोग आपको लिख करके देते हैं कि भैया मैट के हिसाब से सॉल्व करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर ये क्लियरली आपको नहीं लिखा रहा दैट इग्नोर मैट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको मैट के हिसाब से भी एक प्रोविजन बना के रखना चाहिए। ऐसा इंस्टीट्यूट ने पास्ट में 2 बार किया हुआ है और इसी के लिए आपको ये चेक करने की जरूरत है। जैसे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होते हैं पास्ट एग्जाम के, वो क्लियर कट कह देते हैं दैट इग्नोर मैट, दैट इग्नोर मैट। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, द क्वेश्चन पेपर इज ऑफ सितंबर 2025। सितंबर 25 का ये पेपर है, दैट इज द मोस्ट रीसेंट पेपर आई हैव। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, इसको एनालाइज कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा इग्नोर मैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी प्रॉब्लम जब तक के इग्नोर मैट नहीं बोलता, तो फाइनल के हर क्वेश्चन के अंदर में आपको ये चेक करना है कि आपने मैट के हिसाब से सॉल्व किया है या नहीं किया है। दूसरी चीज, आप डिफॉल्ट स्कीम के अंदर में है। अब अंडरस्टैंड करना, यहां पे डिफॉल्ट स्कीम का मतलब है ओल्ड स्कीम, क्योंकि मैक्सिमम टोटल इनकम के जो क्वेश्चन होते हैं ना एट फाइनल लेवल्स, वो कंपनी के आते हैं रादर देन इंडिविजुअल। यस, वो कंपनी के आते हैं रादर देन इंडिविजुअल। तो कंपनी के केस में डिफॉल्ट स्कीम मतलब ओल्ड स्कीम बन जाती है, और अल्टरनेटिव स्कीम कौन सी बन जाती है? अल्टरनेटिव स्कीम कौन सी बन जाती है? या तो 115 बी ए वाली बन जाती है, या तो फिर 115 बी ए बी वाली बन जाती है। तो आपको दूसरी चीज जो ऑब्जर्व करनी चाहिए प्रॉब्लम के अंदर में, वो आपको ये देखिए कि आपको वो ओल्ड स्कीम के हिसाब से सॉल्व करने बोल रहे हैं या ऑल्टरनेटिव स्कीम के हिसाब से सॉल्व करने बोल रहे हैं, बी ए बी के हिसाब से सॉल्व करने बोल रहे हैं। अगेन मैं सितंबर के पेपर को फॉर रेफरेंस ले लेता हूं। जब आप इसके आगे देखेंगे, अगेन एक बात लिखिए, एंड द प्रोविजन ऑफ 115 बी ए को भी हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। राइट, सो द फर्स्ट 2 थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इज, पहला, क्या हमें मैट भी पूछा है या सिर्फ टोटल इनकम पूछा है? दूसरा, ओल्ड स्कीम से सॉल्व करना है, न्यू स्कीम से सॉल्व करना है। और थोड़ी सी एथिकल चीटिंग कर लेना, आई मीन टू से क्वेश्चन पेपर पे मत लिखना, पर आप आंसर पेपर पे एक साइड में लिख सकते हो गिवन करके, यस और नो। तो ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को और आंसर को सही तरीके से कंस्ट्रक्ट करने में। तीसरी चीज जो आप लोगों ने देखनी है, वो ये देखनी है कि प्रॉब्लम में आपसे पूछ क्या रहा है। क्या वो आपसे ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा है, क्या वो आपसे टोटल इनकम पूछ रहा है, क्या वो आपसे टैक्स लाइबिलिटी भी पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ऑलमोस्ट कितने भी पास्ट पेपर का उठा करके देख लो, दे आस्क टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी साइमल्टेनियसली।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? और अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछा है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि क्वेश्चन ओल्ड स्कीम पे ही बेस्ड होगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब वो टैक्स लाइबिलिटी आपसे पूछ रहे हैं तो दे मेक श्योर कि आपको डिडक्शन पे भी टेस्ट कर ले, यस और नो, आपको टीडीएस पे भी टेस्ट कर ले, आपको स्पेशल रेट ऑफ के इनकम पे देकर के भी टेस्ट कर ले, तो टैक्स लाइबिलिटी भी आपको पूछा होता है। और यहां मैक्सिमम बच्चा जो गलती करता है, मतलब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सीए फाइनल का एग्जाम दिया, मैंने उनके पेपर को चेक किया, राइट, इनके साथ मैक्सिमम गड़बड़ ये होती है कि टैक्स तो निकाल देते लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं, सरचार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं ये लोग, सरचार्ज। मतलब वो टैक्स निकालते डायरेक्ट एचईसी निकाल देते और ये भूल ही जाते कि अगर वो कंपनी है तो वो सरचार्ज के अंदर में भी एप्लीकेबल हो जाती है 1 करोड़ टू 10 करोड़ के ब्रैकेट में। और इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम में इसे टेस्ट करता ही है। आप मैक्सिमम प्रॉब्लम पास्ट करके उठा करके देखोगे ना, तो ये टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ने करी ही करी है, जेन्युइनली करी है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सरचार्ज रेट्स याद रखने हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो थर्ड चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो है टोटल इनकम पूछा है, ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है, टैक्स लाइबिलिटी पूछा है। और टैक्स लाइबिलिटी जब भी कैलकुलेट करेंगे हम याद रखेंगे हमको सरचार्ज की गेम भी खेलने हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फोर्थ चीज जो आपको याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड, फोर्थ चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि असेसी कौन है। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब क्वेश्चन आता है फाइनल लेवल्स पे, तो ये असेसी जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी होता है। और कहीं ना कहीं इसमें मैन्युफैक्चरिंग वर्ड दिया हुआ होता है। कौन सा वर्ड दिया हुआ होता है? मैन्युफैक्चरिंग वर्ड दिया हुआ होता है। अब आप पूछेंगे कि सर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड दिया भी है तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है हमको? नहीं सर, फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना है या नहीं लेना है, इस पॉइंट पे एक एडजस्टमेंट हो जाता है। दूसरा, एक फेमस डिडक्शन जो कंपनीज के केस में पूछा ही जाता है वो होता है 80JJAA। तो 80JJAA के लिए आपका मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो रेलेवेंट बन जाता है, यस और नो, ताकि आप 80JJAA का जो डिडक्शन है वो बहुत अच्छे से कंप्यूट कर सके। तो आपने चेक करो असेसी कौन है, राइट? असेसी के हिसाब से आपने, अगर मान के चलिए कंपनी अगर नहीं है, इंडिविजुअल है, तो आपने एज भी देखना चाहिए क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो टैक्स लाइबिलिटी पे इसका इंपैक्ट पड़ जाए इसके लिए आपको एज भी फोकस करनी चाहिए। ओके, 5 द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो बच्चे गलती करते हैं। अब देखिए होता क्या है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इंटर के टोटल इनकम के क्वेश्चन करने के बाद फाइनल में जब अपना टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं तो एक गड़बड़ क्या करते हैं, वो सिर्फ पीजीबीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट पकड़ते हैं, उसमें एड लेस एड लेस एड लेस कर देते हैं। एंड समहाउ जब आंसर उनका मोटे मोटे तौर पे इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच कर जाता है, वो बोलते हैं कि सर देखो सजेस्टेड आंसर का तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, फिर भी इंस्टीट्यूट ने ना मार्क्स दिए ना स्टेप मार्क्स दिए। और मैं उनको कहता हूं कि आपने किया ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं। आपने क्लासेस के अंदर में या टीचर ने आपको कभी ढंग से बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली उसमें करना क्या था। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या करना था। सर इंटर में ना आप जब पीजीबीपी के कोई भी चीज को बस ऐड या लेस कर देते हो तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि आपने ऐड क्यों किया या लेस क्यों किया। बट फाइनल में आपसे ये कोरली एक्सपेक्टेड है कि आप क्या करें, आप एनीथिंग विच यू हैव एडेड उसके नीचे आपको उसका नोट लिखना चाहिए। आप कोई भी सजेस्टेड आंसर निकाल करके देखो, आप कोई भी पास्ट पेपर निकाल करके देखो, इंस्टीट्यूट ने जब भी सजेस्टेड आंसर दिया है वहां पे सिर्फ आपको एडिशन करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है तुम इंटर में ऑलरेडी डीटी पढ़ के आए हो, 90% ऑफ द एडजस्टमेंट तुमको पता ही होगी कि इसको ऐड करना है या लेस करना है। आपको मार्क्स वहां पे प्रोविजन के लिए लिखने मिलते हैं। और इसीलिए जब भी आपका पेपर होता है ना उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम शायद वो ये लिख देते हैं कि ऑल्सो गिव द रीजन फॉर ऑल द एडजस्टमेंट, यस और नो, राइट? अब जैसे इधर देखेंगे ना तो पेपर के पार्ट्स में भी ये लिखा हुआ होता है कि वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, विच मींस आपने अगर कोई एडजस्टमेंट की है तो आपने उसके अंदर में क्या ही एडजस्टमेंट की है और ये क्यों एडजस्टमेंट की है, इसका आपको थ्योरी लिखना चाहिए। आपको 2 लाइन लिखना है, 3 लाइन लिखना है, ये आपको करना चाहिए। सेक्शन मेंशन करो नहीं करो, पॉसिबल है तो करना, कॉन्फिडेंट हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। दूसरा, एक और गलती क्या होती है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो एडिशन में हो जानी चाहिए, आप एडिशन कर देते हैं, उसके अंदर में कोई केस लॉ होता है। वो केस लॉ अगर पॉसिबली है तो आपको वो याद रखना चाहिए। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको नोट्स लिखने ही लिखने हैं, आपको अजम्पशन लिखने ही लिखने हैं, और अगर केस लॉ का नाम याद है तो आपको केस लॉ का नाम रेफरेंस के अंदर में लिखना ही लिखना है। तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यस और नो, राइट? हाँ, मैक्सिमम बुक मैं जानता हूं इंक्लूडिंग जो मैं भी यहां पे रेफर कर रहा हूं उसके अंदर में बहुत सी जगह पे इन ऑर्डर टू सेव द स्पेस ये वो
बहुत सारी चीजें, और क्योंकि बच्चा यहाँ तक के आया तो उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम लोग भी जब बुक बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिया में जब बुक बनती है ना, तब उसमें से वो एक्सप्लेनेशन हटा दिया जाता है ताकि स्पेस बच जाए, या कंस्ट्रेन के कारण ये हो जाता है। बट ये आपको करना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से आज भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम ये करेंगे, और रीजन हम लोग साथ साथ में लिखेंगे। अब रीजन लिखते वक्त दो ऑप्शन है आपके पास। पॉइंट नंबर एक, कि आप रीजन लिखते वक्त क्या करें, जब आपने एडिशन किया है उसी के नीचे रीजन लिख दे। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि एडलेस कर दे और सीधा एंड में जाके हर एक पॉइंट के ऊपर नोट लिखे। यस और नो, दोनों में से एनी विच वेज वर्क, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो कोई भी टोटल इनकम फाइनल का सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है? पहला, क्या क्वेश्चन में मैट भी पूछा है या नहीं पूछा है। दूसरा, डिफॉल्ट स्कीम से करना है या ऑल्टरनेटिव स्कीम से करना है। तीसरा, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी पूछा है या नहीं पूछा है। चौथा, असेसी क्या है, उसका एज क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, अगर वो अदर देन कंपनी एंड फर्म होगी तो। एंड चौथा, आपको नोट्स, अजम्पशन एंड केस लॉ लिखने ही लिखने हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर टोटल इनकम के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है या नहीं करना, तो मैं आपसे कहूंगा कि सर देखिए, मेरे हिसाब से टोटल इनकम के जो क्वेश्चन है इसको आपने इमीडिएटली पहले सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन इजी है, हार्ड है, इररिलेवेंट, आपने पहले बचा हुआ पेपर सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज हमेशा माइंड के अंदर में क्या होता है कि नहीं यार टोटल इनकम का क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट इसीलिए गलत कर देते कि 15 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें मैक्सिमम टाइम अलॉट कर देते। तो चलिए आज मैं आपको टाइम अलॉटमेंट भी सिखाता हूं। सर ध्यान से सुनिए, यू हैव 1.8 मिनट पर मार्क। कितना? 1.8 मिनट पर मार्क है आपके हाथ में। तो बेसिकली अगर ये 15 मार्क का क्वेश्चन है ना, इंटू 1.8 मिनट अगर आपको लगाना है, तो लॉजिकली आपके पास लगभग लगभग 27 मिनट्स है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं टोटल इनकम में मोर देन 27 मिनट्स, तो आप गलत कर रहे हैं, 100% गलत कर रहे हैं। क्लियर है मालिक? तो इतनी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद आपको 27 मिनट्स लगना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे आप इससे 30 मिनट्स पकड़ करके चल लीजिए, और बिलीव मी ये एक दिन में नहीं होने वाला, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही ये आपका काम होने वाला है। वैसे मैं सभी फाइनल वालों को बता दूं, आपके और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जानबूझ करके ना इंटर का भी ग्रॉस टोटल इनकम का सीरीज डाला है, सीए इंटर वालों के लिए, आप ही के अटेम्प्ट के लिए। तो मेरे को लगता है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही आप ना वो भी एक बार सीरीज देख लेना, वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हुए। एटलीस्ट एडजस्टमेंट जो कॉमन वाली है ना, वो तो आपके लिए रेलेवेंट ही बन जाती है। यस और नो? क्योंकि प्रोविजन तो सेम आते हैं मोटे मोटे तौर पे, लेकिन एडजस्टमेंट्स कुछ नेक्स्ट लेवल्स भी होती है। यस और नो मालिक? तो चलिए इस पॉइंट के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे टोटल इनकम के क्वेश्चंस की, और कुछ पॉइंट्स आगे लगेंगे तो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। लेट्स गो फॉर टोटल इनकम। तो सर ये जो टोटल इनकम के नोट्स है, ये अगेन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर है जो नीचे दिए हुए हैं। अच्छा, मैं फर्दर कुछ और बातें बता दूं इसको चालू करने से पहले। जनवरी 26 का जो अटेम्प्ट है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपका जो डीटी का पेपर होगा ये थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा टफ साइड होगा। सर क्यों? सिर्फ सितंबर से जनवरी के अंदर में अगर आप देखोगे ना, मोर देन 80 पेजेस के तो सिर्फ अमेंडमेंट डाले हैं। अमेंडमेंट अगर आपने अभी तक के नहीं पढ़े हैं, तो मैं सोचता हूं कि आपको एक टोटल इनकम के पहले ना अमेंडमेंट पढ़ने चाहिए। 3 पार्ट में अमेंडमेंट दिए हैं, राइट? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी डाल रहा हूं। 3 पार्ट के अमेंडमेंट देखने के बाद ही अगर आप इसको करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए स्टैट्यूटरी अपडेट भी मैंने डाल दिया है, तो स्टैट्यूटरी अपडेट का भी लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूं। स्टैट्यूटरी अपडेट भी आप एक बार देख लेना। क्लियर है मालिक? चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग इसके अंदर में चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले जाओ नीचे, देखो कि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक्सपेक्टेड है, कंप्यूट कीजिए टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी को, इग्नोर कीजिए मैट के प्रोविजन, और 115 BAA के प्रोविजन को भी आप क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। राइट? साथ साथ में आपको टर्नओवर दिया है 22-23 प्रीवियस ईयर का 405 करोड़। अच्छा जी सर, कितना दिया है? 405 करोड़। अब अगर 22-23 में टर्नओवर 405 करोड़ है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्त, कि आपका जो टैक्स रेट होगा वो कितना होगा? 30%। 25% कब हो सकता था? 25% तब हो सकता था जब टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़। याद आ रहा है मालिक आपको? अब यहां पे अगर टर्नओवर की बात की है और XYZ लिमिटेड बोला है, मतलब एसएससी कौन है? यस, एसएससी कौन है? कंपनी। तो चलो नीचे आओ, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, और ये हमारा MRP बुक है, दैट इज क्वेश्चन बैंक बुक है, और वट एवर इज द पेज नंबर अगर आप मेंशन करना चाहे तो। ठीक है, फॉर XYZ लिमिटेड की बात चल रही है। असेसमेंट ईयर जो है ये 25-26 चल रहा है, याद है ना? 25-26 है फॉर द पर्पज ऑफ जनवरी 26। ओके, अब यहां पे कभी भी फर्स्ट पेज खाली छोड़ दीजिए कंप्यूटेशन एंड नोट्स के लिए। नेवर,
नेवर एवर फर्स्ट पेज से चालू कीजिएगा, फर्स्ट पेज कंप्यूटेशन के लिए छोड़ दीजिएगा, एग्जामिनर उसको किस हिसाब से देखता है, क्योंकि टोटल इनकम हमें पूछा है। तो टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी जैसी वो पेपर ओपन करे उसको फर्स्ट पार्ट पे दिखना चाहिए, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं, जैसे पेज को लेफ्ट साइड में आप कर दो गिवन, गिवन में आप क्या क्या लिख सकते हो, ये एथिकल चीटिंग हो गई, ये एसएससी कौन है भैया, राइट, एक्स वाई जी लिमिटेड, मतलब डोमेस्टिक कंपनी हो गई, ठीक है, ओके। इनका टर्नओवर कितना था, 402 या 5 करोड़ था, कितना था एक बार देख लेते हैं, 405 करोड़ था। तो यहां आ जाते हैं 405 करोड़, दैट इज टैक्स रेट इनके ऊपर क्या लगने वाला है, 30% लगने वाला है। 2 पॉइंट आपने लिख लिए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, मैट रखना है नहीं रखना है, नहीं, तो भैया आपको क्या करना है, इग्नोर, इग्नोर करना है मैट को भी, एंड 115 बी ए को भी आपको इग्नोर करना है, ओके। चलिए कुछ और बातें ऊपर से, कंपनी इज एंगेज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, ओके सर ये रेलेवेंट बनता है क्या, हाँ सर मैन्युफैक्चरिंग में है और टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है। Its profit and loss account shows a 700 lakh of profit after debit and credit of following। तो ये जितनी भी एडजस्टमेंट दी गई है के तक के, ये आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग दिया गया है। तो ठीक है कर लेंगे सर, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल कर लेंगे, दर्द वाली कोई बात ही नहीं है। चलो आते हैं एक एक चीज को एडजस्ट करने के ऊपर, एक एक चीज पे डीप डाउन करने के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं आपको पता है, इसके बाद आपने डेबिट वाले आइटम को छोड़ देने हैं, सीधे पहले क्रेडिट वाले आइटम पे देखो। आप बहुत लॉजिकली मेरे से एक सवाल पूछेंगे कि सर आप पहले टीचर हो जो बोल रहा है पहले क्रेडिट वाले आइटम देखो। हाँ मैं बहुत सेंसिबल बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूं। यहां पे हम पहले वाले क्रेडिट पार्ट पे क्यों देखें, क्योंकि यहां पे ऐसे कोई इनकम हो सकते हैं जो आपको विचार करने पे मजबूर कर देंगे कि हमें सिर्फ पीजीबीपी हेड की इनकम बनाना है या हमें कोई और हेड्स भी कंप्यूट करने हैं, क्योंकि ये इनकम अगर पीएनएल को क्रेडिटेड है तो हमें पहले पीजीबीपी से लेस करना है और फिर उसके लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए ये बहुत रिलेवेंट बन जाता है कि आप क्या करें पहले क्रेडिट साइड पढ़ लें। सो कुछ चीजें जो एडिशनल नोट्स में दी है या क्रेडिट टू पीएनएल में दी है, यहां पे प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल दी है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया है, सब कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ रिपेयर्स जैसी चीज दी है, जीएसटी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब मुझे किसी और हेड की कोई और इनकम नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मैं यहां आ रहा हूं और मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं किसके ऊपर दोस्त, पीजीबीपी के ऊपर, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। शुरुआत करेंगे कहां से दोस्त, नेट प्रॉफिट से शुरुआत करेंगे, 700 लैक्स, 700 लैक्स से हम लोगों ने क्या कर दी दोस्त, शुरुआत कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पहला, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ द एसेट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इज 15 लाख। अब देखो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कितना दिख रहा है बेटा, 50 लाख दिख रहा है, लेकिन नीचे आपको कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट दिया है, हमें कंपनीज एक्ट से कोई लेन देन नहीं है, हमें इनकम टैक्स एक्ट से लेन देन है, राइट। नीचे जाके जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन दैट टू इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से कितना है, 80। अब आपने कंपनी एक्ट के हिसाब से 50 डेबिट किया है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कितना है, 80। क्या करना होगा, कुछ याद आ रहा है, हमें ऐड करना होगा जो इन कंपनीज एक्ट के हिसाब से है और लेस करना होगा जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है, राइट। सो डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, ये आ रहा है 50 लाख का एडिशन। अब बहुत सारे लोग नोट्स यहीं लिख देते हैं, बहुत सारे लोग नोट्स नीचे लिखते हैं, राइट। अगर आपको इस तरीके की प्रैक्टिस है कि एडिशन एडिशन एक साथ लिख लो, हम नोट्स नीचे लिखेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पे जाकर के पहले नोट्स का हवाला दे दें और कहीं ना कहीं दूर नीचे जाकर के नोट्स लिखना चालू करें। डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन। एडिशन तो हो गया, मैं कहीं ना कहीं नीचे जाके
लेस में लिख देता हूं डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। ये लो जी, यहां से 80 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। हाँ, मैं नेट इफेक्ट भी दे सकता था कि भैया आप नेट इफेक्ट इन टोटल 30 भी माइनस करते तो बिल्कुल सही एडजस्टमेंट होती, पर दो अलग अलग एक्ट दिया है, इसलिए आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पहले कंपनीज एक्ट का एडिशन करें और फिर इनकम टैक्स का लेस करें। ये आपसे एक्सपेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट, अपना पूरा फोकस इस पे रखिएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपीस पे किया है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन भी 2 लाख पे किया है मार्च 25 का, पर पे कब किया है, जून 25 में। चलिए प्रोविजन याद दिला देता हूं। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे कर दिया तो डिडक्शन मिल जाता है, सेक्शन है सेक्शन 43B। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन तभी मिलता है जब आप रिलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे करें, और ये चीज लिखी है सेक्शन 36 में। अब पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले दिया गया है, लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है ये रेलेवेंट एक्ट की ड्यू डेट पे नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये 2 लाख रुपीज एड बैक करने चाहिए। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 2 लाख रुपीज एड बैक किया। नोट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, टू पीएफ नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट under the relevant act shall not be allowed as deduction. Further, employer's contribution towards the provident fund before the due date of filing ROI shall be allowed as deduction. सेक्शन 43B। आप अगर बोलोगे कि मैं सिर्फ ऐड कर देता, नहीं मिलने चाहिए आपको मार्क्स, आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, आपको नोट्स लिखनी चाहिए। सर सेक्शन नंबर याद नहीं रहे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद है अंडरलाइन कर दो, ऑल द वे गुड, नहीं याद है छोड़ दो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, the company appended a notes to its income statement that industrial power tariff commission 2.5 lakh is received from the state government and credited the same to the P&L account। आपको बोला है कि भैया 2.5 लाख रुपीस का आपको कुछ क्या मिला है, टैरिफ कंसेशन मिला है। सो बेसिकली टैरिफ कंसेशन जो होता है ये सब्सिडी के फॉर्म में होता है, और अगर आपको सब्सिडी मिली है काय के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो ये वैसे भी पीजीबीपी इनकम मानी जाती है। आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऊपर जाना चाहिए, यहां पे टैरिफ कमीशन डैश लिखना चाहिए और नोट्स लिखना चाहिए। टैरिफ कंसेशन, मैंने यहां पे शायद कमीशन लिखा है, इट्स कंसेशन, सॉरी। टैरिफ कंसेशन इज अ subsidy received which is taxable in IFOS, sorry, which is taxable in PGBP since it is already credited to P&L, no adjustment is required। और ये कहां लिखा है सर, सेक्शन 28 में लिखा है। सब्सिडी, ड्यूटी, ड्रॉबैक, कंसेशंस, ये सब वहां पे आता है। नेक्स्ट, the company has provided an amount of 25 lakh being sum estimated to be payable to worker based on an agreement to be entered with worker। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एडजस्टमेंट है मल्टीपल ईयर्स में पूछी गई है। ये हो गया, ये डेप्रीसिएशन वाला हो गया, ये एम्प्लॉयर वाला हो गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर में ये एडजस्टमेंट पूछी गई है,
राइट और ये तो मतलब बिल्कुल फेवरेट ही है। The company has provided an amount of 25 lakh being sum estimated as payable to worker based on an agreement entered to be with worker union towards periodical wage revision once in a 3 year। तो भैया आपने क्या किया है, वेज यूनियन से या एम्प्लॉय यूनियन से एक अग्रीमेंट साइन किया है जो हर 3 साल के अंदर में क्या होता है, चेंज होता है। उसके लिए आपने क्या किया है, एक अमाउंट प्रोवाइड किया 25 लाख रुपीज। द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन अ फेयर एस्टिमेशन एंड रीजनेबल सर्टेनिटी। ये जो प्रोविजन है ये काय पे बेस्ड है, रीजनेबल सर्टेनिटी पे बेस्ड है। अब आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये प्रोविजन कुछ बनाते हैं जो वेज रिवीजन की है, वंस इन अ 3 ईयर है, इसे एम्प्लॉय पेमेंट मान करके अलाउ किया गया है। जनरल रूल प्रोविजन अलाउड नहीं है, आपको इसे पीजीबीपी में ऐड बैक करना चाहिए। पर यह प्रोविजन जो वर्कर से रिलेटेड है और रीजनेबल सर्टेनिटी पे बेस्ड है, यस और नो, इसे एक अप्रूव्ड पेमेंट माना गया है और इसका डिडक्शन मिल जाता है। सो आपने क्या करना चाहिए, फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन for wages for worker। provision for wages towards employee based on reasonable certainty is allowed as deduction as also provided by ICDS। ICDS भी कहीं ना कहीं आपको इसका परमिट करता है, रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ आ रहा है। नेक्स्ट, the company has made a provision of 10% of its debtor towards bad and doubtful debts। the sundry debtors for the year end is 200 lakh। कंपनी ने क्या किया है, डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाई है 10% की। अब भैया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 36, ओनली द एक्चुअल बेड डेब्ट्स इज अलाउड एज डिडक्शन। तो प्रोविजन हमें ऐड करनी पड़ेगी। उसी के आगे, a debtor who has owned the company an amount of 40 lakh was declared insolvent and hence written off। हाँ, इसमें जो डेटर है जो राइट ऑफ किया गया है इसका डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एक्चुअल बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ इज अलाउड एज डिडक्शन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 200 लाख का 10% को एड बैक करना है और ये जो रिटर्न ऑफ किया इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो फिफ्थ पॉइंट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 10% of 200 lakh, 10% of 200 lakh, 20 lakh। Sixth, actual bad debts written off dash notes। As per section 36, provision of bad debts is not allowed as deduction, but actual bad debts written off is allowed as deduction। Actual bad debts written off is allowed as deduction। Done। चलो जल्दी जल्दी, बहुत सारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ 4 एडजस्टमेंट और कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 50 लाख to A towards supply of raw material which remain unpaid due to quality issue। An agreement has been made to settle an amount at a discount of 75% of the outstanding। The amount waived is credited to P&L। ओए होए होए, गुड एडजस्टमेंट, मजेदार एडजस्टमेंट। अब देखिए क्या हुआ, आपको किसी को अमाउंट पेएबल था और उसमें आपका 75% का डिस्काउंट मिलकर के सेटलमेंट हो गया।
अच्छा, इसका क्या करना चाहिए? मैं आपको यहां पे एक रेफरेंस देना चाहूंगा सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 का। अगर आपका कोई ट्रेड क्रेडिटर है और ये आपको रेमिशन या सीजेशन दे देता है ट्रेडिंग लाइबिलिटी से, तो इसे इनकम माना जाता है। सेक्शन 41(1) इज द रेफरेंस। सेक्शन 41(1) कहता है कि अगर कोई रेमिशन मिल रहा है, रेमिशन या सीजेशन हो रहा है ऑफ अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, रेमिशन और सीजेशन ऑफ अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी अगर आपको कुछ मिल रहा है तो इसे इनकम माना जाता है। इनकम माना जाएगा मतलब पीएनएल के क्रेडिट में होना चाहिए। क्या ये ऑलरेडी पीएनएल के क्रेडिट में दिया हुआ है? द आंसर इज यस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अ ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट, यस और नो मालिक? अ ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बाय द क्रेडिटर। आपने क्रेडिट साइड में इसको लिखना चाहिए, दैट इज लेस के टाइम पे आपने लिखना चाहिए डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर नील, यहां पे आना चाहिए नोट्स एज पर सेक्शन 41(1). इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को क्यों चुना, मैंने क्या कहा, ओनली दिस मच। ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें जेन्युइनली बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, और कुछ के अंदर में इतने भारी एडजस्टमेंट नहीं ना, हम उसको जेन्युइनली ऑडिट कर देंगे, ताकि आपका टाइम, मेरा टाइम और हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाए। यस और नो? एनी रेमिशन और cessation of any trading liability is considered as income since it is already credited to P&L. No adjustment is required. Since it is already credited to P&L, no adjustment is required. Next, opening and closing stock were 200, 255, दे वेर ओवर वैल्यूड। अब देखो ये भी एक ऐसा एडजस्टमेंट है ना जो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये भी एडजस्टमेंट रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। देखो जो जो एडजस्टमेंट मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ना, हियर इन आफ्टर इज पूरी ओटीएम ओनली दिस मच सीरीज के अंदर में, यहां पे आपको ये वो एडजस्टमेंट है जो मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं दोस्त, तो ये आपको याद रखना है। अब सुन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक में देखो दो तरीके के एडजस्टमेंट दिए जाते हैं। एक बताया जाता है कि ये अंडर वैल्यूड है, दूसरा बताया जाता है कि ये ओवर वैल्यूड है। ध्यान से सुनना, ओवर वैल्यू है तो लेस करना है, अंडर वैल्यू है तो ऐड करना है। हर बार के लिए याद रख, दिमाग में सेट कर ले, ठीक है? तो कभी भी तेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों भी, अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिया जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अंडर वैल्यू है या दोनों ओवर वैल्यू है। दोनों ओवर वैल्यू है, डिफरेंस पकड़ लेस कर, अंडर वैल्यू है डिफरेंस पकड़ ऐड कर दे, खत्म हो गया एडजस्टमेंट। ठीक है? अब देख ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है बेटा, 55 लाख का, और ये कितने से ओवर वैल्यूड है, 10% से। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 55 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, इतना मैं लेस कर देता हूं क्योंकि ये ओवर वैल्यू है, तो इसको फेयर पे लेके आ गया मैंने। डिफरेंस इन स्टॉक ओवर वैल्यूड 55 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। ₹5 लाख लेस कर देंगे। यही अगर अंडर वैल्यूड वर्ड लिखा होता ना, आप ऐड कर रहे होते। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ग्रेट्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। अगेन मतलब आपको पता है ये एक ऐसा क्वेश्चन पेपर था ना जिसमें मोस्ट ऑफ द पेपर के बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट जो मल्टीपल टाइम पूछे गए उसको एक साथ रखा गया है। एक और एडजस्टमेंट ये है उसमें से, प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी, मल्टीपल अटेम्प्ट्स मल्टीपल टाइम आस्क्ड प्रोविजन। आप अगर इसमें दिए हुए, इस पूरी फाइल में दिए हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये एडजस्टमेंट कितने बार आई होगी। सो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी जो है बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन है 500, एक्चुअल ग्रेच्युटी पेड है 300। अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर में क्या है, सेक्शन का नाम है सेक्शन 40A, बोलो जल्दी से 7। यस, सेक्शन 40A(7) कहता है ओनली एक्चुअल ग्रेच्युटी पेड इज अलाउड एज डिडक्शन, है ना? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी जो है इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अब यहां पे इस ग्रेच्युटी को अप्रूव्ड ग्रेच्युटी अगर हम लोग मान ले
और आपका सिर्फ एक्चुअल पेड कंसिडर करें तो 200 लाख हमें क्या करना चाहिए, एड बैक कर देने चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बच्चों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको प्रोविजंस के अंदर में अगर अभी भी दिक्कत आ रही है, तो मेरे पास आपके लिए दो सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1, पूरा चार्ट रिवीजन, डीटी का चार्ट रिवीजन हर एक टॉपिक वाइज सीए विजय सारडा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको डीटी का फाइनल का चार्ट रिवीजन दिख जाएगा, मैक्सिमम टॉपिक का चार्ट रिवीजन आप वहां से कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जस्ट इन केस आप जनवरी 26 को मई 26 में शिफ्ट कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ मेरा फास्ट ट्रैक बैच चालू हुआ है, जिसके अभी अभी डेमो लेक्चर जाने हैं। अभी 5 दिन पहले ही हम लोगों ने फास्ट ट्रैक लेक्चर को चालू किया है। इस फास्ट ट्रैक लेक्चर में जैसे अभी हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन कंसेप्ट पूरे डिटेल के अंदर में कवर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपना अटेम्प्ट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपने उस फास्ट ट्रैक को बाय करना चाहिए जेन्युइनली, क्योंकि उसके अंदर में अमेंडमेंट्स, प्रोविजन और सब कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कमिंग टू द टॉपिक, अब ग्रेचुटी में आपको क्या करना है, एड बैक करना है। 7th, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 200 लाख एड बैक करने हैं, 200 लाख एड बैक करने हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज नॉट अलाउड unless it is paid before the due date of filing ROI. Hence, 200 lakh has been added back. Section 40A7, read with Section 43B. Section 40A7, read with Section 43B. Next, commission of 1 lakh paid to recovery agent for realization of debt which has been deducted and remitted. Tax has been deducted and remitted. Okay, commission पे किया है for recovery of debt, allowed, कुछ नहीं करना है। अलाउड एज डिडक्शन, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी हैज परचेज 500 टन ऑफ इंडस्ट्रियल पेपर एज पैकिंग मटेरियल एट 30,000 टन फॉर PQ फ्रॉम PQR, अ फर्म इन विच मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर आर पार्टनर। तो ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया, राइट जबकि नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है मार्केट में वो 28,000 रुपए टन की है, तो आपने 2,000 रुपीज पर टन एक्स्ट्रा दिया है रिलेटेड पार्टी को। कितने टन के लिए, 500 टन के लिए, मतलब 10 lakh rupees needs to be added back as per 48(2). Excess payment to related party 10 lakh, 500 ton into 2,000 per ton। लो जी सर, मैक्सिमम एडिशन वाले काम तो अपने पूरे हो गए। अब आते हैं क्या क्या चाहिए, सिर्फ 3 चीजें और आपका क्वेश्चन खत्म। आ जाओ बेटा। पहला, हाँ, देयर वॉज एन एडिशन टू द प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू 50 लाख। ओके, आपका एक एडिशन हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का 50 लाख का 10/6/24 को, दैट इज करंट ईयर विच इज यूज फॉर मोर देन 180 डेज। एडिशनल डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं किया गया है, नॉट बीन एडजस्टेड। अब देखिए, मैंने आपसे क्यों कहा था प्रॉब्लम को चालू करने से पहले कि कुछ रिलेवेंट बातों को अगर आप लिख ले तो। एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया है, आपको तुरंत यहां पे 2 चीजें सोचनी चाहिए। हाँ, 2 चीजें सोचनी चाहिए। आपके दिमाग में एक तो क्लिक कर गई कि पहले ये देख लो मैन्युफैक्चरिंग है क्या, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन तभी मिलता है जब मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहां आकर के जो गिवन है इसमें आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग है क्या दोस्त, यस, तो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका मतलब तो हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना है। लेकिन मैं कहूंगा आपने दूसरी चीज मिस आउट कर दी जो मैं चाहता हूं आप जरूर सोचो। क्या, एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आपने एक और चीज सोचनी चाहिए, और वो सोचना ये है कि सर 115BAA ऑप्ट किया होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 115BAB ऑप्ट किया होगा तो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलेगा। ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में एडिशनल डेप्रिसिएशन के अलावा, राइट क्योंकि BAA BAB में डेप्रिसिएशन तो मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता।
अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से याद करें तो हम ओल्ड स्कीम के अंदर में बैठे हैं, क्योंकि BAA को इग्नोर करने बोल दिया था, विच मींस एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, क्योंकि ना तो हम न्यू स्कीम अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में है एंड फर्दर हम मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही, तो बिल्कुल माइनस करना चाहिए। कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करोगे आप, 10 लाख रुपीज। सर कैसे 10 लाख आया, क्यों नहीं आया दोस्त, 50 लाख का 20%। सर 20% क्यों किया, असेट मोर देन 180 डेज यूज्ड है, तो 50 इंटू 20% कर दोगे तो आ जाएगा आपका 10 लाख रुपीज। खत्म हो गया एडजस्टमेंट। नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी कर चुके थे, लास्ट दो एडजस्टमेंट बेटा चल। द कंपनी हैड क्रेडिटेड अ सब कॉन्ट्रैक्टर एन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज फॉर 31 मार्च 24। डेट के ऊपर फोकस कीजिए, ये लास्ट ईयर का पेमेंट है। लास्ट ईयर में सब कॉन्ट्रैक्टर को एक 10 लाख का पेमेंट दिया था टुवर्ड्स रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। द टैक्स डिडक्टेड वाज रेमिटेड इन डिसंबर। ओ हो, बढ़िया एडजस्टमेंट है दोस्त, ध्यान से सुन, गुड एडजस्टमेंट, स्टार मार्क कर। कंपनी ने लास्ट ईयर एंड पे सब कॉन्ट्रैक्टर को एक 10 लाख रुपीस का पेमेंट क्रेडिट किया था। इसका जो TDS था वो अगर पहले सबमिट हो जाता तो ठीक था। अब इसका जो TDS है ये सबमिट कब हुआ है, TDS डिडक्ट हुआ है इन द करंट ईयर 24-25 में। समझ रहे हो तुम, 24-25 में क्या करना चाहिए, लेस करेंगे। सर लेस क्यों करेंगे, सोच के देख। 31 मार्च 24 को जो आपने क्रेडिट जो पेमेंट किया होगा उस पर आपने TDS डिडक्ट किया होगा क्या, द आंसर इज नो। अब लास्ट ईयर में अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया होगा किसी रेसिडेंट को पेमेंट पे तो 30% डिसअलाउ हुआ होगा एज पर सेक्शन 40A(IA). 40A(IA) कहता है कि मान लीजिए मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं जिसके ऊपर मैंने रेसिडेंट को पेमेंट किया और TDS डिडक्ट नहीं किया तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा और वो उस साल में अलाउ होगा जिस साल के अंदर में आपने पे किया। अब 31 मार्च 24 मतलब लास्ट ईयर में आपने पेमेंट किया, TDS डिडक्ट नहीं किया, मतलब लास्ट ईयर में एडिशन हुआ होगा 3 लाख रुपीस का। वो 3 लाख रुपीस का एडिशन आपको करंट ईयर में मिलेगा क्योंकि पेमेंट आपका करंट ईयर में हो रहा है। सुपर्ब एडजस्टमेंट, पॉइंट समझा। सो पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर 3 लाख रुपीस। अगेन नोट्स तो हमको लिखना ही है। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर लास्ट ईयर was done without TDS. That means last year a disallowance would have been made at the rate of 30% under section 40A(IA). However, since payment is done in current year, this will be allowed as डिडक्शन। जेन्युइनली सॉरी, स्पीड लिखने के चक्कर में हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, इंटेंशन नहीं, ना आपके पास टाइम है और ना आपने खराब करना चाहिए, पर नोट्स जो होनी चाहिए वो मुझे आपको लिखा के देनी है। देखो अपना मोटो ना दोस्त हमेशा क्लियर होता है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, यस और नो, राइट। तो कुछ जगह पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए, टाइम लगा के सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी हैज कलेक्टेड 7 लाख रुपीज एज GST फ्रॉम द कस्टमर एंड पेड द सेम ऑन द ड्यू डेट। ओके, हाउएवर एन अपील वाज मेड दैट हाई कोर्ट डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट टू रिफंड 3 लाख टू द कंपनी। ठीक है, द कंपनी इन टर्न रिफंडेड 2 लाख टू कस्टमर।
7 लाख हमने पे किया था, 3 लाख वापस आए। जो 3 लाख वापस आए बेसिकली आपको कुछ याद दिला देता हूँ, है ना। बहुत ही खूबसूरत एडजस्टमेंट है, एक नंबर एडजस्टमेंट है सर। कैसे? पहला पॉइंट, जब आपने 7 लाख जीएसटी को पे किया होगा, वुड हैव बीन अलाउड एज डिडक्शन, यस, पीजीबीपी में डिडक्शन बोल के अलाउ हुआ ही होगा। जब जीएसटी का रिफंड आता है इसे इनकम माना जाता है, तो 3 लाख रुपए वापस इनकम आया होगा। आपने इसे कस्टमर को रिफंड कर दिया, कितने रिफंड किए? 2 लाख रुपीज। सो बेसिकली 3 लाख रिसीव हुए, ये इनकम है, जिसमें से 2 लाख आपने कस्टमर को वापस दे दिए, ये एक्सपेंडिचर हो गया। पर 1 लाख रुपए जो आपके पास ही पड़ा रह गया, 1 लाख इज स्टिल लाइंग इन द करंट लाइबिलिटी, ये आपकी इनकम मानी जाएगी। क्योंकि 3 लाख रिसीव हुए थे, आपने 2 लाख ही वापस दिए, 1 लाख रुपीज आपकी इनकम मान ली जाएगी। सो बेसिकली जीएसटी नॉट रिफंडेड, 1 लाख रुपीज आने चाहिए। डन, प्रॉब्लम खत्म। चलो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। एडिशन में क्या क्या हुआ एक बार वो देख लो, टोटल करो एडिशन की। बताओ कितना आ रहा है? इज द एडिशन कमिंग टू 2 करोड़ 83 लाख? इज द एडिशन कमिंग टू 2 करोड़ 83 lakhs? यहां पे 98 lakhs, तो आपका पीजीबीपी कितना बन रहा है दोस्त? इज योर आंसर कमिंग टू 8 करोड़ 85 लाख? चेक कर लीजिए, योर आंसर इज 8 करोड़ 85 लाख। अब क्योंकि कोई अदर हेड था ही नहीं, तो यहां पे आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बन जाएगा पीजीबीपी 8 करोड़ 85 लाख। फर्स्ट पेज आपने कंप्यूटेशन के लिए छोड़ा था, याद है? रेफरेंस आएगा वर्किंग नोट का, यही बनेगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। एंड कोई डिडक्शन का रेफरेंस भी नहीं है, तो टोटल इनकम भी यही बन गई 8 करोड़ 85 लाख। इस पे टैक्स पेएबल निकालेंगे। रुक जा, वापस से याद कर, एसएससी कौन है? कंपनी। क्या ओल्ड स्कीम है न्यू स्कीम है? ओल्ड स्कीम है। टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है, तो टोटल इनकम कितनी बनी? 8 करोड़ 85 लाख। टोटल इनकम कितनी बनी? 8 करोड़ 85 लाख। इस पे टैक्स रेट लगेगा 30%, तो आपका टैक्स कितना आया? 2 करोड़ 65 लाख 50,000। मैंने आपसे क्या कहा था, क्या याद करना? सरचार्ज याद रखना। सरचार्ज विल बी एट द रेट ऑफ 7%। सर बट 5 करोड़ के ऊपर गया तो 37% होता है ना। यही नालायकी करना तुमने, कंपनी के लिए सॉल्व कर रहे, इंडिविजुअल के सरचार्ज रेट मत लगा देना, नहीं तो फिर 6 महीना लाइब्रेरी में बैठना पड़ जाएगा। उसकी तो शादी हो जाएगी, वो उसके बच्चे तुझे मामा बुलाएंगे, बुआ बुलाएंगे। समझ रहा है? कंपनी के लिए सॉल्व कर रहा है लाला, मत कर लाला मत कर। 18,58,500। टोटल टैक्स बनेगा तेरा 2 करोड़ 84 लाख 8,500।
इसमें ऐड करना HEC@4%। तो भैया टोटल टैक्स बन जाएगा 2,95,44,840, दैट इज 2,95,44,840 आपका जवाब आना चाहिए। याद भी रखना पड़ेगा कि कहीं राउंड ऑफ की तो जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। खत्म। मजा आया दोस्तों? जो कि मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम फाइनल में जब आप इस तरीके से इंटर में आप क्या करते थे, सिर्फ एडलेस 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 कर देते थे, नोट्स नहीं लिखते थे, फाइनल में आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले ही मैथमेटिकली भी तुम्हारा आंसर करेक्ट हो तो भी तुमको मार्क्स नहीं ही मिलने चाहिए। नहीं मिलने चाहिए मतलब नहीं मिलने चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स को याद रखना होता है ना। और अगर तुमको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है ना, प्लीज अपने दोस्तों को भी भेजो। और एक गलती बिल्कुल मत करो, सिर्फ वीडियो देख लो, वीडियो देख लो और खुद से सॉल्व ही नहीं करो तो भी आपका इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर आपको पास करना है ना तो लिखना ही पड़ेगा। एक बात याद रखना, स्ट्रगल करके देख लिया, स्याही चला के देख लो, क्या पता रिजल्ट ही बदल जाए। बहुत बड़ी बात बोली है दोस्त मैंने, याद रखना। स्ट्रगल करके तो देख लिया, पढ़ के तो सब देख लिया, स्याही चला के देख लो, क्या पता रिजल्ट ही बदल जाए। टाइम लगता है, सही चीजों को टाइम लगता है, रिजल्ट्स को टाइम लगता है। आधे घंटे का वीडियो देखने के साथ साथ उस वीडियो को कान में लगाओ, हाथ से लिखो। एग्जाम में 3 घंटा ना लिखना है, ओरल एग्जाम नहीं देनी। यही जो मार्केट में चल रहा है ना कि ओरली बोल दो, ओरली बोल दो, ओरली बोल दो, इससे कभी कोई एग्जाम पास नहीं हो सकते। आपके 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए लगे क्योंकि आपने पेन पकड़ के स्याही नहीं चलाई। स्ट्रगल बहुत कर लिया, स्याही चला के देख लो, इस बार रिजल्ट बदला जाएगा, विजू भैया बोल रहे हैं। तो मेरे कहने पे इस बार पेन पकड़ो और सॉल्व करो। आधी घंटा लगता है, बिल्कुल लगता है। 15 मार्क के लिए सॉल्व कर रहे हो भाई साहब, 15% ऑफ द पेपर है। 15% ऑफ पेपर लाने के लिए ना सही चलानी पड़ेगी, वहां ओरल नहीं देना। समझ रहे हो? तो इस सीरीज के साथ जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, करना चाहिए एवरी डे। एवरीबॉडी यस? ओके। और भैया आपको इस तरीके के और क्वेश्चन चाहिए, पार्ट 2 के लिए हम जरूर मेहनत करेंगे। अगर आपका एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी आ जाए, हम ट्राई करेंगे जितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सारी क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स को लेकर के बिल्कुल कर दूंगा। और जितने एग्जाम तक हो सकते हैं उतने तो हम जरूर ट्राई कर लेंगे। यस? बाकी जिन्होंने हमारा पहले फास्ट ट्रैक और रेगुलर ले रखा है उनको पता है हमने कितने क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, राइट? ये डन हो गया। एक बार देख लो, किसी का कुछ बाकी है तो कंप्लीट कर लो। ये अगर टैक्स कैलकुलेशन बाकी है तो एक बार चेक कर लो। डन है दोस्त? चलो बढ़ते हैं आगे। ये कंप्लीट हो गया हो तो बढ़ते हैं आगे। मैं ना डायरेक्टली जंप कर रहा हूं एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसको हमको ऑडिट करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये एक पास्ट ईयर का मॉडिफाइड क्वेश्चन है टू द करंट सिनेरियो। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जंप कीजिए आप, राइट? और इस क्वेश्चन को हम ऑडिट कर देंगे क्योंकि ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो बहुत भारी है। एक आध एडजस्टमेंट ऐसी है, एक दो एडजस्टमेंट ऐसी है जिसको स्टार मार्क करवाऊंगा, वो एडजस्टमेंट कर लेना। बाकी सब नॉर्मल एडजस्टमेंट है जो बहुत क्विकली आपको आ जाएगी। ठीक है, पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्या देखना है? जब भी देखो पहले नीचे देखो, टोटल इनकम आपसे पूछी गई है एंड टैक्स पेएबल भी पूछा गया है। नॉट ऑप्टेड फॉर द ऑप्शनल स्कीम, मतलब अल्टरनेट स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है। और कंपनी का टैक्स रेट क्लियर कट मुंह पे कह दिया 25%। क्लियर है? तो अब कुछ चीजें हम लोग गिवन में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे गिवन में? गिवन में लिखेंगे सबसे पहली चीज, असेसी इज अ प्राइवेट कंपनी। श्योर, ये प्राइवेट कंपनी रेलेवेंट क्यों है? हो सकता है डीम डिविडेंड का एडजस्टमेंट आ जाए 222E का, तो ये रेलेवेंट बनता है। प्राइवेट कंपनी लिखिए। ऊपर चल के देखिए, कहीं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना? कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अच्छा, ऑप्शनल टैक्स स्कीम नहीं ली है, मतलब हमने ओल्ड स्कीम ली है और टैक्स रेट है 25%। ये सब हम काय में लिखेंगे बेटा? गिवन में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद में इनकम में कुछ देख लेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑडिट फीस दी हुई है और कुछ अदर नहीं दिया है, मतलब अदर हेड की इनकम नहीं है, मोस्टली पीजीबीपी है। आके आके देखे, एसटी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, यस 31 मार्च आपको बोला है प्रॉफिट है 75 लाख रुपीज। तो पर्टिकुलर्स रुपीज बनाया अपन ने, है ना? आई होप आपको कुछ जगह पे समझना है।
75 लाख रुपीज आपको दिया है, तो अपन ने पीजीबीपी में आया 75 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट में डाल दिया। अब आते हैं सबसे पहले पेमेंट पे। 2 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को। आपने 2 लाख कर दिया कॉन्ट्रीब्यूशन, किसको? एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को। अब एम्प्लॉय देख के ना धोखा मत खा जाना, जैसे तुम अपना खूबसूरत चेहरा देख के हमेशा धोखा खाते हो ना, वैसे मत खा जाना। ये एक अनअप्रूव्ड ट्रस्ट है, अनअप्रूव्ड ट्रस्ट को किए गए पेमेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। बट सर वो तो एम्प्लॉय को किए गए, बेटे एम्प्लॉय को किए गए रहते ना अलाउ कर देता, वो किसी ट्रस्ट को दिए हैं एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तुम्हारा बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। इसीलिए 2 लाख रुपीज क्या होने चाहिए? एडेड बैक होने चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट कोई अप्रूव ट्रस्ट नहीं है, डिसअलाउड है। सेक्शन का रेफरेंस है सेक्शन 40A9। कौन सा है बेटा? सेक्शन 40A9। आते हैं नेक्स्ट पे। 7,80,000 पेड टुवर्ड्स द कोर्स फीस हॉस्टल एक्सपेंसेस फॉर MBA कोर्स ऑफ अ क्लोज रिलेटिव। आए हाय, क्लोज रिलेटिव के लिए इतना प्यारा खर्चा, काय के लिए? डायरेक्टर के क्लोज रिलेटिव के लिए 7,80,000 धंधे से दे दिए। रिलेटिव इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, तो ये एम्प्लॉय भी नहीं हुआ, रिलेटिव हुआ किसका? डायरेक्टर का। आपका दिल जो कह रहा है बिल्कुल सही, एड बैक कर दो 7,80,000 रुपीज। वाई नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर? बिजनेस एक्सपेंडिचर होना जरूरी है, नहीं तो सेक्शन 37 हमारा कहता है कि ये डिडक्टेबल ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 3,50,000 बीइंग एन एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ अ सिग्नल so as to facilitate its employee for coming of office to overcome the traffic jam, है ना? तो भैया दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, हड़पसर जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम के लिए कंपनी क्या कर देती है? ट्रैफिक सिग्नल कर देती है, ताकि ट्रैफिक जो है जाम ना हो जाए। अब ये एम्प्लॉय सही टाइम पे आए और आपका बिजनेस सही चलता रहे, इसलिए किया गया खर्चा है, अलाउड एज डिडक्शन। इसको स्टार मार्क कीजिए, ये एक यूनिक एडजस्टमेंट है। सो 3,50,000 जो है बिल्कुल अलाउ हो जाएंगे। सेक्शन 37 कहता है कि भैया अगर आपने एम्प्लॉय के कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है। नेक्स्ट आता है 3 लाख रुपीज। ओके, ये भी एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो पूछा जाता है। 3 लाख रुपीज स्पेंड किया है गिफ्ट आइटम पे वेरियस डीलर्स को देने के लिए। हमारे डीलर्स को देने के लिए कुछ 3 लाख रुपीज के स्पेशल एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। कोई बात नहीं, अलाउ है। डीलर के साथ धंधा बनाना पड़ता है, धंधा बनाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। सो 3 लाख रुपीज बिल्कुल अलाउ हो जाएंगे, नथिंग डूइंग। सेक्शन 37 अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट आता है 6 लाख रुपीज बीइंग एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवलिंग ऑफ वाइफ विद MD। मल्टीपल टाइम पूछा गया एडजस्टमेंट, मल्टीपल टाइम पूछा गया एडजस्टमेंट। देखिए क्या होता है, डायरेक्टर को कोई अवार्ड मिलने वाला होता है और डायरेक्टर अपनी वाइफ को अकॉम्पनी करता है। अब आप सोच के देखिए, आपने तो क्रिकेट में भी ये चीज देखी है कि क्रिकेट के बहुत महान प्लेयर अपनी वाइफ्स को लेकर के वहां आते हैं मैदान के ऊपर, ताकि मैच खेलते वक्त उन्हें मोटिवेशन मिले और सेंचुरी देने के बाद एक दूसरे को प्यार दिया जाए। बराबर है कि नहीं है? अब बीसीसीआई भी इसके ऊपर खर्चा करता है, खर्चा करता है मतलब अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर होगा, तभी तो खर्चा हो रहा होगा ना। तो बिल्कुल अलाउड है, इससे उनका मोटिवेशन बढ़ता है। अलाउड एज डिडक्शन, नथिंग डूइंग। तो भैया ये कमर्शियल एक्सपेंडेंसी माना गया है इसे, और इसे अलाउ किया जाता है। मैं जानता हूं प्राइमा फेसी पढ़ने पे ये बिल्कुल अलाउ नहीं लगता, और आपको ये बात बता दूं, ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स में पूछा गया एडजस्टमेंट है, मतलब ये कॉमन मल्टीपल एडजस्टमेंट्स पूछे गए एडजस्टमेंट्स है। यस, नेक्स्ट आता है 3 लाख बिंग अमाउंट पेड इन मार्च 25 कॉन्सिक्वेंट अपॉन चेंज इन करेंसी रेट ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर ऑफ मशीनरी। अब इसका क्या करेंगे? अब देखो दोस्त, पहली बात ये है किसके लिए? मशीनरी के लिए। मतलब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल एसेट के लिए। यस और नो? कैपिटल एसेट में अगर फॉरेक्स का कोई भी चेंज होता है तो ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, ना कि पीएनएल में जाना चाहिए। 43A कहता है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 43A कहता है कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, इससे रिलेटेड आपका कोई भी फॉरेक्स गेन एसेट की कॉस्ट से लेस होना चाहिए और एक्सपेंडिचर एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। आपने पीएनएल में दाखिल करके प्रॉफिट को रिड्यूस करने की कोशिश की है, इसलिए ऐड बैक कर दिया जाएगा। चल लास्ट के दो एडजस्टमेंट। 18,000 and 9,000 पेड इन कैश ऑन अ पर्टिकुलर डेट बाय 2 सेपरेट वाउचर्स टू अ कॉन्ट्रैक्टर। याद करके देखिए, कैश पेमेंट किया है, 40A3 की बात चल रही है। एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे इवन दो बाय सेपरेट वाउचर्स, पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? एड बैक हो जाएंगे। सो 18 + 9 27,000 नीड्स टू बी एडेड बैक। रेफरेंस है सेक्शन 40A3 का।
नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑफ 2 लाख रुपीज वॉज पेड इन मार्च 2025 टू अ कंपनी ऑन अ लोन टेकन फ्रॉम द कंपनी। टीडीएस फ्रॉम सच इंटरेस्ट वॉज डिपॉजिटेड इन जुलाई 25। आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया था और इसके ऊपर टीडीएस अकॉर्डिंगली डिडक्ट कर दिया रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, बिल्कुल अलाउड, नथिंग डूइंग। एड वाले सारे खत्म। एक और चीज है, प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस 6 लाख वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द लास्ट ईयर विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। Such fees was paid to creditor in September in the current year after deducting TDS and tax so deducted was also deposited। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखिए क्या हुआ। सर, आपने ऑडिटर फीस का पेमेंट किया था। पेमेंट कब का है दोस्त? लास्ट ईयर का पेमेंट है। पेमेंट कब का है दोस्त? लास्ट ईयर का पेमेंट है। अब लास्ट ईयर आपने प्रोफेशनल को क्या किया होगा? पेमेंट किया होगा, और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया होगा तो 30% डिसअलाउ हुआ होगा 40 के हिसाब से। करंट ईयर में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने सेम एडजस्टमेंट पे देखा था और मैंने आपसे बोला था ये मल्टीपल टाइम एडजस्टमेंट आती है। क्या इस साल इसका डिडक्शन मिल जाना चाहिए? बिल्कुल इस साल इसका डिडक्शन मिल जाना चाहिए, इसीलिए 6 लाख का 30% का डिडक्शन इस साल दे दिया गया। कॉमन एडजस्टमेंट थी, लास्ट टाइम स्टार मार्क कर लिया था, इधर करने की जरूरत नहीं। यस और नो? ओके, अब एक एडजस्टमेंट और बचती है, पूछो क्या? बहुत ही हिडन एडजस्टमेंट है, राइट? हिडन एडजस्टमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू करेंसी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करेंसी से रिलेटेड 3 लाख रुपीज आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड किया। अगर 3 लाख रुपीज आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड किया तो लॉजिकली उससे रिलेटेड डिप्रीसिएशन में, अभी कॉस्ट में आप आज ऐड कर रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड डिप्रीसिएशन माइनस नहीं हुआ है। तो डोंट यू थिंक 3 लाख का 15% 45,000 डिप्रीसिएशन का आपको और मिलना चाहिए? अगर आप कॉस्ट ऐड कर रहे हैं तो रिलेवेंट डिप्रीसिएशन भी तो माइनस करना पड़ेगा ना दोस्त। अगर आप कॉस्ट ऐड कर रहे हैं तो रिलेवेंट डिप्रीसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। अ गुड एडजस्टमेंट, बराबर है। 25% हमें टैक्स निकालने बोला है, 25% टैक्स। अब इनकम ही 85 लाख है, असेसी कंपनी है, इसलिए सरचार्ज नहीं लगाया, सीधा सेस लगाया है। ओके में थैंक यू, गुड क्वेश्चन, डन। यस सर, डन है दोस्त। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question is one of the finest question asked in CA final examination। CA final डायरेक्ट एक्सेस में जब भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की बात होगी ना, ये क्वेश्चन जरूर होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। आईसीडीएस सुपर, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल पीजीपीपी से हटके क्वेश्चन था। जितने कोनों कोने से जो एडजस्टमेंट थे सब इसके अंदर में डाला था। आप किसी भी 2019 वाले बच्चे से पूछोगे ना, नवंबर 2019 वाला बच्चा, वो आज भी अगर किसी चीज को डर करके उठता होगा ना तो वो इस क्वेश्चन को देख के डर के उठता होगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन क्या आ गया था। जेन्युइनली मैंने इतने सालों से डायरेक्ट एक्सेस पढ़ाया है, ये क्वेश्चन मुझे आज भी मेरा फेवरेट लगता है क्योंकि बहुत प्यारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अगर डालना है ना, मैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ लगभग लगभग 6 क्वेश्चन सजेस्ट करने वाला हूं कि ये 6 क्वेश्चन आपने करके जाने ही चाहिए, उनमें ये क्वेश्चन जरूर सजेस्ट करूंगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑफ 2019, यस और नो, बेस्ड ऑन 2019 नवंबर, अनामिका बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नाम से तो पता चल गया कंपनी है, ये भी पता चल गया रेसिडेंट है और कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर में है। ठीक है, नीचे आकर के सबसे पहले देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ अनामिका बिल्डर्स, गिविंग अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू ईच आइटम, इग्नोर द प्रोविजन ऑफ मैट। मैंने आपको समझाया था ये सारी बातें आज ही के लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। यस और नो? तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जहां जहां लगेगा वहां वहां हम लोग दे देंगे। ठीक, आइए साथ साथ में हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एमआरपी, अनामिका बिल्डर्स असेसमेंट योर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ऐसे 26-27 में भी इसमें कुछ बदल नहीं जाएगा। पहला पेज हमने कंप्यूटेशन के लिए छोड़ दिया, गिवन के लिए एक बाजू स्पेस रख दिया, असेसी इस कंपनी, रेसिडेंट, ठीक है, क्या कर रही है? कंस्ट्रक्शन। ओके, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस,
नेट प्रॉफिट। मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना दोस्त। एंगेज इन द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 54,80,000। लो जी सर, 54,80,000 हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है। अब बोलो इसके आगे क्या? यस और नो? 54,80,000 हम लोगों ने रख दिया है, अब बोलो इसके आगे क्या? एक एक पॉइंट पे जाएंगे और क्या। आते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले आपको दिया है डेप्रीसिएशन डेबिटेड इन द बुक्स इज 847। मैंने आपसे कहा है नीचे इसके लिए जरूर मिल जाना, राइट। यहां आपको दिखेगा डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स 514। दिस इंक्लूड 78,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन वेरियस बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज नो इंसिडेंस ऑफ फायर। फायर का इंसिडेंस हो नहीं हो, आपको याद होगा। देखिए एसेट मींस पुट टू यूज इंक्लूड रेडी टू यूज, तो रेडी टू यूज के बेसिस पे भी आपको क्या मिल जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। व्हाट विल डू, 847 को ऐड बैक करेंगे, 514 को लेस करेंगे। ऐड depreciation as per book 847 needs to be added back। मैं तो सीधा नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाता हूं। लेस डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना था वो? 514। 514 ही था, राइट? हाँ 514। इस पे हमें नोट्स भी लिखनी चाहिए, तो मैं कहीं नीचे जाके नोट्स भी डाल देता हूं। नोट्स में नोट नंबर 1, depreciation is also allowed on the basis of put to use, hence depreciation on firefighting instrument are allowed। firefighting instrument are allowed। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूड्स 5 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, ठीक है, फॉर द पीरियड मार्च टू April 25। ओहो। Expenses incurred in the project till the year end is 127 which include the other expenses also। अब देखो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था। यहां आपको अगर आईसीडीएस नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया प्लीज जो मेरा चार्टर विजन है वो देख लेना। इसके अंदर में हमने आईसीडीएस भी करा था। आईसीडीएस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन की जब बात होती है उसके अंदर में होता है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर लेस देन 90 डेज का है तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट होती है उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब बेसिकली सर्विस कंप्लीट जो हुई है वो अप्रैल 25 में हुई है, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में आपने इस एक्सपेंसेस को पुटअप नहीं करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो अगर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट ही लेस देन 90 डेज का है तो फिर उसे कंप्लीशन मेथड पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो आज उसका कॉस्ट डेबिट किया नहीं जा सकता। सो बेसिकली हमें क्या करना होगा? पहली बात तो रेवेन्यू को यहां से हटाना होगा, 5 लाख लेस करना होगा। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टैक्स होना चाहिए, और इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होगा? एड बैक करना होगा। पॉइंट समझा मालिक? तो चलो लेस में से रेवेन्यू ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड एडजस्टमेंट। ये 5 लाख रुपीस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 127। नोट 2, as per ICDS, if services are of less than 90 days, revenue must be recorded on completion basis। Since completion is in financial year 25-26 April, the revenue must be
recorded and expenses must be recorded in financial year 25-26। कर लीजिए बेटा फटाफट। कोई डरने की बात नहीं है भाई, टोटल इनकम है, आपको सिर्फ एक 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 करके एडजस्टमेंट्स देखनी है, सही तरीके से करोगे तो हो जाएगा। और जितने बच्चे सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे, मैं कहूंगा आप फिर भी गलत कर रहे हैं, 100% गलत कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए, मेहनत करके देख ली, स्याही चला के देख लो, किस्मत बदल जाएगी। समझ आ रही है बात? चलो दोस्त नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 8 ये 2 हो चुके, 2/8 ऑलरेडी कंप्लीट है। चल डर मत। The amount of employee benefits include 441 in respect of bonus payable to employee. In the previous year 23-24, company and its employee union had a dispute over the payment of bonus. In order to avoid the late payment of bonus, company has formed a trust. ये तो हमने अभी लास्ट टाइम भी किया था। आप एम्प्लॉय के वेलफेयर ट्रस्ट को या एम्प्लॉय ट्रस्ट को कोई पेमेंट डालोगे तो इसका कोई डिडक्शन नहीं है। आप डायरेक्ट एम्प्लॉय को दे दो, बिल्कुल डिडक्शन मिल जाएगा। आपने किसी ट्रस्ट बना करके उधर पैसा डाला, डिडक्शन मिलना ही नहीं चाहिए। And transferred the amounts of bonus payable to the said trust. Dispute was ultimately settled in October 25 and the said trust paid the amount of bonus to employee in December 25। वैसे भी इस साल तो कुछ हुआ ही नहीं है, आज तो आपने सिर्फ ट्रस्ट को पेमेंट ट्रांसफर किया हुआ है। क्या करना चाहिए? एड बैक कर देना चाहिए। पेमेंट टू ट्रस्ट 4,41,000। पेमेंट टू ट्रस्ट 4,41,000। डन, नोट डाल दो। पेमेंट टू ट्रस्ट is not allowed as deduction। फोर्थ, कैपिटल गेन आया है सेल ऑफ यारा शेयर्स लिमिटेड 377,500। कैपिटल गेन अब इधर तो टैक्सेबल है नहीं, तो यहां से हटा दो। 377,500 सेल ऑफ शेयर्स, 377,500 लेस में आ जाएगा। Fifth, in respect of one of its ongoing project, the assessee had made some structural changes contrary to what was earlier approved by municipal authorities. Assessee has paid 98,000 regularization fees। अब देखिए सेक्शन 37 के जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है regularization fees is not allowed as deduction। Yes or no? So regularization fees notes as per section 37, regularization fees is not allowed as deduction। regularization fees is not allowed as deduction। चल बेटे 8 में से 5 एडजस्टमेंट तो हो ही गए, बचे 3 और। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 145 एस CSR एक्सपेंडिचर। भाई साहब आपको पता ही है CSR एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं है, मैं तो नोट से ही चालू कर रहा हूं। एक्सपेंडिचर ऑन CSR इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये भी हमको सेक्शन 37 में पढ़ने को मिलता है। CSR एक्सपेंडिचर समझ रहे हो आप, एकदम ऐसे कोने कोने से निकाल करके पूछी गई चीजें है। ICDS बीच में लेके आ जाएंगे, CSR वाला पॉइंट लेकर के आ जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया चीज है। नेक्स्ट 7th, ड्यूरिंग 24-25 assessee company decided to expand its business and open a retail outlet. Accordingly 175 was deposited in a concerned authority. However, assessee could not start the operation and deposit already forfeited।
एंड एडवर्टीजमेंट भी किया है पॉलिटिकल पार्टी को 48,000। अब ये दोनों ही एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है सर, क्यों? पॉइंट नंबर वन, आपने अगर कोई नया बिजनेस चालू किया और उसे अबेंडन कर दिया, ये एडजस्टमेंट रीसेंट टाइम्स में इंस्टीट्यूट बहुत पूछ रहा है। आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपने उसको अबेंडन कर दिया विच इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ये एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है? एड बैक कर दिया जाता है, क्योंकि इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। यही अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, न्यू बिजनेस से रिलेटेड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी अलाउड नहीं है सेक्शन 37 के हिसाब से, तो दोनों भी क्या करने पड़ेंगे? एड बैक करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस ऑन अबेंडेंड बिजनेस, कितना था वो? 175। एंड डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये आया 48,000। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी का आपको क्रॉस इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी। देख दोस्त, इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है डायरेक्ट एक्सेस में। ये जो पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन है, कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है तो बाद में इसका डिडक्शन मिलना चाहिए। यस, नोट लिखो। एक्सपेंसेस ऑन न्यू बिजनेस लेटर ऑन अबेंडेंड shall be capital expenditure not allowed as deduction. Yes. Further, expenses on political party is allowed as deduction. तो आपको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी डिडक्शन की, जो बाद में बना लेंगे। 8th, during the previous year 24-25, SSE has entered into an agreement with BAT Limited. As per the agreement, BAT Limited has agreed not to engage in the business of real estate trading. The SSE paid 11 lakh rupees. अब देखिए, ये जो 11 लाख रुपीज आप पे कर रहे हैं, ये नॉन प्रैक्टिसिंग अग्रीमेंट जैसा पेमेंट कर रहे हैं। इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस के लिए किया गया है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, नथिंग डूइंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? ओके, अब बचते हैं 3 और एडजस्टमेंट बेसिकली। ओके, on 26th October, out of 5 unsold office space, very good adjustment, I mean you will love this adjustment। एक ये वाला भी सेकंड वाले पे स्टार मार्क करो, 7th वाले पे स्टार मार्क करो, और ये सेकंड वाले पे स्टार मार्क करना वापस से। ये क्या एडजस्टमेंट है सुनिए। ऑन 26th October, out of 5 unsold office space in the mall, assessee converted one such space into an office. Fair market value of this space is 15 lakh. Cost incurred originally on construction of such space was 10 lakh rupees. क्या करना है हमें? सर देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को कुछ याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पे कहीं कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या। सर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, बताऊं कौन सा? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, या स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। याद करके देखिए सर, आपको नहीं लगता इट इज अ एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट? आप कौन है? बिल्डर है, आपके पास 5 अनसोल्ड ऑफिस, ये आपका स्टॉक इन ट्रेड था, आपने उसको एक ऑफिस बना लिया, मतलब ये आपका क्या बन गया? कैपिटल एसेट बन गया। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट का कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है, बहुत ही चुपके से अननोइंगली ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऐसे केस में कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, याद होगा आपको, तो फेयर मार्केट वैल्यू टैक्स किया जाता है सेक्शन 28 के हिसाब से। सो 8, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। अब क्योंकि ये कैपिटल है, तो आपने इसे एड बैक कर देना चाहिए 15 लाख रुपीस को। ऑब्वियसली 10 लाख रुपीस अज्यूमिंग यही रहेगा कि वो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड होगा।
तो 15 लाख को आपने क्या कर देना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए। यस नो, नोट लिखिए, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट shall be treated as PGBP, hence added back, and fair market value is taxable। बात कर रहे हैं हम सेक्शन 28 की, बात क्या की कर रहे हैं हम, सेक्शन 28 की। नेक्स्ट, in respect of an ongoing construction contract there was a claim of escalation of price to the tune of 8,50,000। तो एक कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम जिसमें हमारा जो प्राइस है वो एस्केलेट हो गया है 8,50,000 का। कंपनी ने लॉ सूट फाइल किया है, 24-25 में कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दे दिया और हमें 2 लाख रिसीव किए। द ग्रॉस रिसीट इंक्लूड्स 2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम। ओके, हमें क्या करना है, देख हमें लगभग 6,50,000 रुपीज ना दोस्त एड बैक करने पड़ेंगे। सर क्यों एड बैक करने पड़ेंगे, आईसीडीएस। देखिए, क्लेम फॉर एस्केलेशन जब भी हुआ होगा, राइट, ये कंपनी के फेवर में हुआ होगा और अब कोर्ट जजमेंट के बाद इसकी रीजनेबल सर्टेनिटी है, तो आपने ये जो क्लेम है इसके अगेंस्ट में जो प्रोविजन बनाई होगी उसमें से 2 लाख आपने एक्चुअली रिसीव कर दिए, वो इनकम में डाल दिया आपने। 6,50,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। क्लेम फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइस 6,50,000। claim for escalation of price is considered as income as per ICDS if there is a reasonable certainty, that is court judgment। कोर्ट जजमेंट है, रीजनेबल सर्टेनिटी है। कोर्ट का जजमेंट आते क्या मिल गई दोस्त, आपको रीजनेबल सर्टेनिटी मिल गई। अब द मोमेंट आपको क्या मिल गई दोस्त, रीजनेबल सर्टेनिटी मिल गई, काम खत्म। डन। बढ़े आगे, चलो लास्ट एडजस्टमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Assessee held 250 shares in Yara Limited on 1/4/21. Yara Limited allotted bonus share in the ratio of 1:1. The company sold all such shares for 20.50 per share. Company has acquired the original shares for 540. ओके सर, ये काय से रिलेटेड है, ये आपसे रिलेटेड है कैपिटल गेन से, यस और नो। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर यारा लिमिटेड का बाकी सब तो हो गया है, ये जो बोनस का अलॉटमेंट है इसका एडजस्टमेंट हम लोग को करना है, ठीक है। फोर्थ, आ जाओ दोस्त। वैसे यहां पे करने की जरूरत नहीं है, पीजीबीपी में एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट कैपिटल गेन। सर पीजीबीपी से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, पीएनएल में एडजस्टमेंट नहीं किया है उसका। यस, कैपिटल गेन बीइंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2050 शेयर्स के हिसाब से चेक करना जरा।
2050 पर शेयर फॉर 250 शेयर। अगर आप 250 शेयर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोनस भी अलॉट हुआ है 1:1 के रेशो में। 500 शेयर्स, 250 ओरिजिनल शेयर्स एंड 250 बोनस शेयर्स, दैट कम्स टू 10,25,000। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। सर इसे 112A में नहीं लिया जा सकता, एसटीटी पेड की डिटेल कहीं दी नहीं है, 112A में नहीं आ सकता हो। कॉस्ट कितने में एक्वायर किया था, जो बोनस मिला है उसका तो कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन ये 250 का 540 के हिसाब से 1,35,000। आ गया आपका कैपिटल गेन 8,90,000 का, लॉन्ग टर्म इन नेचर। होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है, चेक करो। डन मालिक। बराबर। सर कोई एडजस्टमेंट बचा है? हाँ जी, एक एडजस्टमेंट बचा है। ये जो नॉन कॉम्पिटेंस फीस आप लोगों ने दी है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने क्या किया है, नॉन कॉम्पिटेंस फीस दिया हुआ है। ये नॉन कॉम्पिटेंस फीस जो है, इसका करना क्या है, क्या ये पूरा एक साथ अलाउड होता है? देखिए, ये जो नॉन कॉम्पिटेंस फीस आप देते हैं ना, दिस इज इन द नेचर ऑफ इनटेंजिबल एसेट। तो ये इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ओइंग द पीरियड मिलता है। तो इसमें से क्या किया जाता है, डेप्रीसिएशन माइनस करना होता है। सो बेसिकली आपने क्या करना चाहिए, नॉन कंपीट फीस 8,25,000। सर 11 लाख लिखा है, आप लिखिए तो नोट्स लिखेंगे इस पे। डन। आइए, नॉन कंपीट फीस पेड इज एन intangible asset eligible for a depreciation at the rate of 25%. So cost of the asset 11 lakh, depreciation at the rate of 25%, ये आ गया 275, बन गया 825। इसलिए हमने 825 को क्या कर दिया, एड बैक। डन। चलो, आई थिंक सारे एडजस्टमेंट डन हो गए। तो ये आ गया 514 प्लस 5 लाख प्लस 377,500, 1391,500 लेस कर देंगे। एडिशन में चेक कर लीजिए।
पीजीबीपी निकालो बेटा अल्टीमेटली। Is your PGBP coming to 8,94,500, 89,44,500, इधर आइए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले पीजीबीपी वर्किंग नोट 89,44,500। सेकेंड इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स कितना आया था बेटा? 890। और कोई हेड नहीं था तो ये बन जाएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, चेक कर लीजिए हम ओल्ड स्कीम में अंडर सेक्शन 80 जीजीबी पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दिया था वो तो माइनस करना पड़ेगा ना दोस्त। टोटल इनकम, हाँ तुम बेटा थक तो सकते हो पर रुक नहीं सकते। थक तो सकते हो तुम पर रुक नहीं सकते। टैक्स निकालना था क्या? टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स बोला है, टैक्स नहीं बोला। दिस इज टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स विथ ऑल नोट्स एंड एवरीथिंग। मस्त प्रॉब्लम था ना, जेन्युइनली प्रॉब्लम अच्छा था। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट लगता ही लगता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग इस क्वेश्चन को भी हमारे को 30 मिनट्स लगे होंगे। इन क्वेश्चंस को 30 मिनट्स लगने ही चाहिए क्योंकि 15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 1.8 मिनट पर मार्क है, तो 30 मिनट आपको इन क्वेश्चन पे लगाना ही लगाना है भैया। 40 में से अगर तेरे को 15 भी आ जाते हैं तो लगभग लगभग 38% मार्क तूने रिकवर कर लिया फॉर पासिंग। 15 आउट ऑफ 40, समझ रहा है तू? 15 मार्क तेरे सिक्योर हो जाते हैं और कोई बहुत भारी एडजस्टमेंट नहीं है। तू ऐसे 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर। मतलब हमने तो रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच के अंदर में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि भैया वो बच्चे को डर ही ना लगे क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअली डरना नहीं चाहिए। इन क्वेश्चंस को अगर वो मतलब 15-20 क्वेश्चन भी अगर वो वैरायटी के सॉल्व कर लेना, उसको टोटल इनकम से कभी डर लग ही नहीं सकता, जेन्युइनली नहीं लग सकता। पर सर सिर्फ लेक्चर सुन के अगर आपको लगता है आप टोटल इनकम के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो आप बिल्कुल गलत करने वाले हो। सी आई एम नॉट दैट टीचर जो आपको फैंसी वर्ड बोल करके ना आपको बोल देगा बस इतना कर ले और काम हो जाएगा। नहीं, यू नीड टू सॉल्व, करना पड़ता है, यू नो नोट्स लिखने पड़ते हैं, सारे अजम्पशंस लिखने पड़ते हैं, तो आपका आंसर आता है। व्हाट इज दैट आंसर? अच्छा, आपके मन में एक सवाल और उठ सकता है कि सर हम लोगों ने यहां पे इंडेक्सेशन क्यों नहीं दिया? देख बेटा, हम पहली बात कर रहे थे शेयर्स की। इंडेक्सेशन जो है वो अब सिर्फ लैंड बिल्डिंग पे ही है, दैट टू असेसी हु इज एन इंडिविजुअल विच इज अ रेसिडेंट। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो इंडेक्सेशन का सवाल आ ही नहीं सकता। अगर तेरे मन में ऐसा कुछ आया भी है तो उसे वहीं दबा दे। एवरीबॉडी यस और नो? मजा आया सभी को? डन है दोस्त? चलो अब करेंगे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को ऑडिट। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। इट्स एन इजी पीजी क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर में, ऑडिट किया जा सकता है। वही एक दो एडजस्टमेंट है जिसको स्टार मार्क कर लेंगे, जिसको आप अपने अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट रखेंगे। अगेन कंपनी, देखो यही फर्क है इंटर और फाइनल में। फाइनल में मैक्सिमम क्वेश्चन तो दिए जाते हैं ये कंपनी ओरिएंटेड दिए जाते हैं, जबकि इंटर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड दिए जाते हैं। जो इंटर का बच्चा है गलती से उसको टोटल इनकम ज्यादा सॉल्व करना हो तो आप ये लेक्चर भी देख लेना, बट ये थोड़ा सा तुम्हारे लेवल के ऊपर है। आईसीडीएस ये वो, इंटर के बच्चों ने कभी आईसीडीएस पढ़ा ही नहीं होगा तो तुमको ये वीडियो देख करके कोई सेंस नहीं है। स्टिल तुम अपने प्रैक्टिस के लिए देखना चाहो कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए तो रेलेवेंट है। यस चलिए, आरएसटी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल इनकम का पूछ रहा है, फर्निश करना है एक्सप्लेनेशन हर आइटम का।
समझ में आ रही है बात आपको? ये क्वेश्चंस है फाइनल के लेवल के। ये भी एक पास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, दो इसका ईयर यहाँ पे नहीं लिखा है, पर ये एक पास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आरएसटी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के वर्ड को हमें बॉक्स करना चाहिए, एंड सेल ऑफ ड्रग्स ऑन फार्मास्यूटिकल, इट हैज अ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 28 लाख रुपीज। तो 28 लाख रुपीज मतलब हमें एक वर्किंग नोट बनानी है पर्टिकुलर रुपीज की, नेट प्रॉफिट 28 लाख रुपीज रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, सेक्शन है सेक्शन 40A। इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे हैं ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, बिल्कुल डिडक्शन बोल के अलाउ नहीं है। इनकम टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, सीए इंटर का ना ये सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है, फाइनल में भी डाला था, नॉट अलाउड, 1 लाख नीड्स टू बी एडेड बैक। नेक्स्ट, लीगल फीस इनकर्ड इन डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ द फैक्ट्री, जो भी लीगल फीस आप इनकर कर रहे हैं दैट टू डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ द फैक्ट्री सीम्स टू बी अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करना, बिल्कुल अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्च, नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड, ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी अप्रूव्ड इज 10 लाख रुपीज। आपको बता दूं, बात चल रही है सेक्शन 35 की, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड इज अलाउड एज डिडक्शन, कुछ नहीं करना, बिल्कुल अलाउड है, नथिंग डूइंग, सेक्शन 35। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड इन अरियर्स ऑफ सेल्स टैक्स 1 लाख रुपीज। अब यहां पे सेल्स टैक्स की जगह रीसेंट टाइम्स में क्या आएगा, जीएसटी, मतलब अगर ये एग्जामिनर कभी आपसे वापस पूछ ले तो सेल्स टैक्स की जगह वो जीएसटी पूछ लेगा। जीएसटी का जो इंटरेस्ट पे होता है ये अलाउड एज डिडक्शन है, बिल्कुल अलाउेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलाउेबल है। कैश पेमेंट 10,000 रुपीज मेड ऑन 10/10/24 टू अ सप्लायर टुवर्ड्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहां पे आपको 10,000 स्ट्राइक करते ही आप बोलोगे कि चलो एड बैक करो, मैं बोलूंगा रुक जा, अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 के ऊपर लॉ एप्लीकेबल है, पहली बात तो 10,000 तक का तो कैश पेमेंट बिल्कुल अलाउड है, नथिंग डूइंग। नेक्स्ट, रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ अ वेकेंट लैंड इज 1 लाख रुपीज। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे रेंट रिसीव हुआ है मतलब पीजीबीपी में से क्या होना चाहिए, लेस, और वेकेंट लैंड है मतलब कहां जाना चाहिए, आईएफओएस में जाना चाहिए। यही अगर हाउस प्रॉपर्टी लिखा होता तो एचपी में जाता, वेकेंट लैंड लिखा है तो आईएफओएस में जाना चाहिए। एग्जामिनर फाइनल लेवल पे आपको ये जरूर टेस्ट कर रहा होगा कि आपने कौन से हेड में डाला। अगर आप इसको निकाल करके एचपी में डाल दो तो कंसेप्चुअली आपको मार्क्स मिलने ही चाहिए, भले मॉनेटरी वाइज आपका अमाउंट मैच हो जाना चाहिए। यस, सो बेसिकली यहां से आप 1 लाख लेस करेंगे और आईएफओएस में ले जाके 1 लाख आपको ऐड करना चाहिए, ये इसका कॉमन एडजस्टमेंट होना चाहिए। मैं इसे स्टार मार्क करूंगा, इट्स अ गुड एडजस्टमेंट। यहां पे आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर रहा होगा इंस्टीट्यूट कि क्या इसको ये पता है क्या कि वेकेंट लैंड का जो रेंट है या आईएफओएस में जाता है या नहीं जाता है। अगर आपने इसको सही सकाट किया आपको मार्क्स मिलने चाहिए, नहीं तो आपके टोटलिंग बराबर होगी पर आपके ज्यादा मार्क्स कटने चाहिए। नेक्स्ट, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देख भाई साहब क्या खेला तेरे साथ, वेकेंट लैंड अलग दिया, हाउस प्रॉपर्टी अलग दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव जब भी रिसीव होता है उस साल टैक्सेबल होता है, एंड इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये डील कर रहे हैं हम सेक्शन 25A एंड बी प्रोविजन से। तो आपको क्या करना होगा, 2 लाख पीजीबीपी से लेस करना होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है, इसलिए 2 लाख पीजीबीपी से लेस करना होगा, एचपी का एक हेड बनाना होगा और इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना होगा। Are you getting the point? Right? Okay. The said property was sold. अच्छा, the said property was sold ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। Arrears of rent received taxable होता है in the year of receipt even though you are not the owner of the property. Yes, arrears of rent received जो है ये आपकी क्या मानी जाती है, ये आपके लिए इनकम माना जाता है even though आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, एंड 30% इज अलाउड एज डिडक्शन। Okay. Next, the company paid royalty in India to a foreign company amounting to 3 lakh rupees on 1/5/2023, which was disallowed by the AO since the tax was not deducted thereon. The company deducted and paid the tax on the said amount of royalty in 2025. The company had a brought forward losses amounting to brought forward losses from property लिखा है। ओए होए, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कहां से दिया है, प्रॉपर्टी से, मतलब ये एक अलग पॉइंट है और ये एक अलग पॉइंट है। सबसे पहले कंपनी ने पे किए थे कितने, 3 लाख रुपीस पे किए थे टू अ फॉरेन कंपनी। ओए होए होए, फॉरेन कंपनी। अब आपको मैं याद दिला दूं, यह प्रोविजन है 40AI की। अब 40AI जब आपने 2023 में पेमेंट किया था विदाउट टीडीएस, तब क्या हुआ होगा, डिसअलाउ हुआ होगा, दैट टू 100%, क्योंकि जब आप एनआर को पेमेंट करते हो
जब आप क्या करते हो, ये अच्छा एडजस्टमेंट है, मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूं, जब आप एनआर को पेमेंट करते हो तो 100% डिसअलाउ होता है विदाउट टीडीएस अगर पेमेंट किया है तो, और क्योंकि आपने इसका करंट ईयर में पेमेंट किया है मतलब डिडक्शन मिलना चाहिए। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस टू बी रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट टू दैट एक्सटेंट क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। 100% यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट मालिक? ओके। अब एक और बात बोली है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है एचपी का, एचपी का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है, सेम हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है, इसीलिए एचपी से और 40,000 माइनस करने चाहिए हम लोगों ने इन द ट्यून ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, सेम हेड से सेट ऑफ हो सकता है। अल्टीमेटली सारे कैलकुलेशन डन है, जब हम इसकी टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 25 लाख रुपीज। पूरे प्रॉब्लम में अगर जेन्युइनली दो चीजें काम की है, एक जहां आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हुआ होगा कि इधर से हटा और आईएफओएस मॉडल, दूसरा ये कि रॉयल्टी का 40 ए वाला प्रोविजन जहां पे आपने एनआर को पेमेंट किया, अर्लियर ईयर्स में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, जिस साल किया उस साल आपको डिडक्शन मिलना चाहिए। वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल। यस और नो मालिक? चलो देखो, अगर ईमानदारी से किसी ने लगभग 2 घंटे हुए होंगे हमें बैठ के, 2 घंटे के अंदर हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, किसी ने ईमानदारी से बैठ करके हमारे साथ ये सीरीज को कंप्लीट कर लिया ना, ओटीएम वाली सीरीज को, तो सर उसको टोटल इनकम के अंदर में दिक्कत नहीं आ सकती मोटे मोटे तौर पे तो। यस और नो? और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज नीचे लिखिएगा मोर क्वेश्चंस, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, या आपको अगर दिल से थैंक यू कहना है तो आप थैंक यू कह के मोर क्वेश्चंस भी लिखिएगा, ताकि मेरे को जैसे भी टाइम मिले, 1-2 घंटे का भी टाइम मिलेगा ना, मैं ट्राई करूंगा आपके लिए और बेहतर क्वेश्चंस लाने का, अच्छे वाले क्वेश्चंस लाने का। और मैंने रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों में वादा किया था कि मैं ओटीएम सीरीज जरूर लेकर के आऊंगा, और ये ओटीएम सीरीज का ये जो वादा है हम पूरा कर रहे हैं। क्लियर है मालिक? चलो जी, बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट मी चेक, और कौन सा क्वेश्चन है, छोटू सा लिया जा सकता है, चलो ये ले लेते हैं, निरंजन वाला। इंटर का पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन अगर अच्छा होगा मैं जरूर लेकर के आऊंगा, तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग ऑडिट कर सकते हैं। इजी है, पर मतलब मल्टीपल चीजों की एडजस्टमेंट दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आपको इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए भी मैंने कहीं ना कहीं इसको रखा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। सबसे पहले नीचे चलते हैं, देखते हैं करने क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भैया की टोटल इनकम निकालो अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। दोनों तरीके से निकालने हैं, पहले तो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम से भी निकालने हैं और ओल्ड प्रोविजन के अंदर भी निकालने हैं। तो ठीक है सर, इस क्वेश्चन को हमें 2 बार सॉल्व करना है बाबू मुशाए, 2 बार। ठीक है, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्यों ना पीजीबीपी को कंसिडर किया जाए नेट प्रॉफिट के हिसाब से, यस और नो? तो सबसे पहले 4,40,000 पीजीबीपी, हम पहले सिर्फ पीजीबीपी पे फोकस कर लेते हैं। हम कहाँ आते हैं सर, हम आ जाते हैं इनकम साइड में। कंसल्टेशन फीस, ये तो पीजीबीपी में आना चाहिए था, इसको कुछ नहीं करना है। यस, बाय इनकम टैक्स रिफंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब ये बढ़िया एडजस्टमेंट है, सुनिए क्या एडजस्टमेंट है, ये बढ़िया एडजस्टमेंट है। इनकम टैक्स रिफंड, देखिए जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तब उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता, सेक्शन 40A। तो इनकम टैक्स रिफंड हुआ, इसे भी इनकम नहीं माना जाएगा एज पर सेक्शन 41, इसे भी क्या नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब आते दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम, 450 रुपीज इनकम मानी जाएगी। कहां मानी जाएगी, आईएफओएस के अंदर में मानी जाएगी। कहां मानी जाएगी, आईएफओएस। इन टोटल करना क्या है, 5450 पूरा माइनस करना है। सर क्यों, एक तो इनकम ही नहीं है इसलिए, और एक किसी और हेड में टैक्स है इसलिए। सो 5450 यहां से पूरा लेस होगा। जब हम पीजीबीपी कंप्यूट करते रहेंगे 5450 पूरा लेस होगा, क्योंकि ये इनकम ही नहीं है। आईएफओएस में जाएंगे, आईएफओएस के अंदर में 450 रुपीज डालेंगे। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम, इसलिए 450 रुपीज यहां आएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट आता है डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 10,500, पीजीबीपी से लेस आईएफओएस में ऐड। तो ये पीजीबीपी से हट जाएगा 10,500, पीजीबीपी से लेस हो जाना चाहिए, है ना, लेस वाले आइटम में होना चाहिए। आईएफओएस के अंदर में 10,500 ऐड हो जाएगा बिकॉज इट इज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी नेट ऑफ टीडीएस 15,000। आपको भले ही नेट ऑफ टीडीएस दिया है, आपको पीजीबीपी से 35 माइनस करना है क्योंकि प्रॉफिट में 35 ही इंक्लूड हुआ होगा। आईएफओएस में पूरे 50,000 ऐड करना है बिकॉज इट इज द ग्रॉस अमाउंट विच इज टैक्सेबल। इट इज द ग्रॉस अमाउंट विच इज टैक्सेबल। तो यहां पे 50,000 आपने क्या करने हैं, एड बैक करने हैं। यहां तक का सभी को पॉइंट क्लियर हो रहा है मालिक, एवरीबॉडी? बढ़ते हैं आगे। क्रेडिट साइड ऑल डन, चलिए डेबिट साइड में चलते हैं। मेडिसिन कंज्यूम, स्टाफ सैलरी, क्लिनिकल कंज्यूमेबल, रेंट पेड, ऑल सीम्स टू बी बिजनेस एक्सपेंडिचर, नथिंग डूइंग। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, नथिंग डूइंग। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड। अब देखो, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च, आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं, ओल्ड स्कीम में इसका डिडक्शन मिल जाएगा, न्यू स्कीम में 1,50,000 एड बैक करने चाहिए। सो अगर हम डिफॉल्ट टैक्स स्कीम बना रहे हैं तो 1,50,000 नीड्स टू बी एडेड बैक। वाई? नॉट एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड। बट यही जब आप ओल्ड स्कीम में बनाएंगे तो 1,50,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए और इसीलिए 1,50,000 वहां पे क्या किए जाएंगे, लेस किए जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट मालिक? ओके अब आते हैं नोट्स के ऊपर। रेंट पेड ₹30,000 इंक्लूड्स चेक टूवर्ड्स रेंट पेड फॉर हर रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत। रेसिडेंशियल हाउस के लिए जो आपने रेंट पे किया है, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर और नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। क्या करना चाहिए हमने, रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक, हमें क्या करना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए। क्यों? नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। डन? यस? ओके। क्लिनिक इक्विपमेंट ओपनिंग WDV 5 लाख, एसेट एक्वायर्ड 2 लाख। एसेट एक्वायर्ड इज इन दिसंबर, तो देखिए इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 5 लाख पे फुल मिल जाएगा और 2 लाख पे हाफ मिलेगा। सो अगर आप आगे बढ़ेंगे आपको डेप्रिसिएशन में मिलेगा इधर, लेस करते वक्त आपको डेप्रिसिएशन 5 लाख पे फुल, 2 लाख पे हाफ। सर 2 लाख पे हाफ क्यों मिला? दिसंबर में है, लेस देन 180 डेज यूज्ड है, इसीलिए 90,000 और लेस में आएंगे आपके डेप्रिसिएशन के। एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड relates to residential property in Surat. GAV 27,000, municipal tax 2,000 paid in December 24, which has been included in administrative expenses. सबसे पहले आपको रेंटल इनकम आई है, आपका एक और हेड बनेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 27,000 वहां पे GAV आएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड इज अलाउड एज डिडक्शन, इसलिए वो माइनस होके NAV आपका 25,000 आएगा। इस पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो करके आपका HP इनकम बन जाएगा 17,500। अब यहां पे एक चीज और आई है, रेंट रिसीव्ड रिलेटेड टू द अबव हाउस। ये रेंट रिसीव्ड अगर आपको हुआ है तो आपके PNL में क्रेडिटेड है, 27,000 HP से लेस हो जाएंगे क्योंकि आपकी डिटेल्स किसको दिए है भैया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दिए, तो HP से लेस होंगे, सॉरी PGBP से लेस होंगे और HP के अंदर में सेपरेटली कंसिडर होगा। एट द सेम टाइम 2,000 एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर में इंक्लूडेड था, इसलिए PGBP में डेबिट किया जाएगा। डेबिट किया जाएगा मतलब ये एड बैक कर दिया जाएगा। डेबिट किया जाएगा मतलब हम क्या कर देंगे दोस्तों, उसको एड बैक कर देंगे। She received salary 7,500 per month from Full Cure Hospital, which has not included in consultation fees. 7,500 into 12, 90,000 एक और हेड सैलरी बनेगा और क्योंकि आप न्यू स्कीम में हैं 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। यही आप ओल्ड स्कीम में हैं तो 50,000 का आपको डिडक्शन मिलना चाहिए HP कंप्यूट करते वक्त। तो एडिशनली यहाँ पे देखिए 25 का डिडक्शन दे दिया जब आप ओल्ड स्कीम में जा रहे हैं। तो 50 का अलाउड है, 75 आपने लिया है, 25 को ऐड बैक कर दो, गेम ओवर। डन दोस्त? डॉक्टर निरंजन अवेल द लोन ऑफ 5,50,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। अब देखिए ये डिडक्शन वाली बात हो गई,
ओल्ड स्कीम में डिडक्शन मिल जाएगा 80E में, किसका, जो 55,000 इंटरेस्ट दे रहे हो उसका। न्यू स्कीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला 80E का, इसीलिए न्यू स्कीम में 80E का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड स्कीम में 80E 55,000 का डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का। शी पेड 1 लाख रुपीज एज ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस का डिडक्शन 80C में आता है, न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा, ओल्ड स्कीम के अंदर में 1 लाख रुपीज 80C में मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ 28,000 हैज बीन पेड बाय चेक फॉर आवर मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस खुद का, क्या हम सीनियर सिटीजन है क्या, हाँ हम सीनियर सिटीजन है, तो मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाला 80D में, ओल्ड स्कीम में पूरा 28 मिल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 50 है, तो पूरा 28 मिल जाएगा। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज डन, अकॉर्डिंगली आंसर विल बी सॉल्व। यहाँ 547,900 आना चाहिए, यहाँ अकॉर्डिंगली 239,900 आना चाहिए। यस और नो मालिक? यस। तो यहां हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपके लाइक कमेंट आते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि और आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन को डाले, है ना। इंस्टाग्राम पे मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 6 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइएगा CA विजय साडा ढूंढ करके। वहाँ मैं 6 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूँ, जैसे नवंबर 2019 वाला है ना, वैसे 6 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपने कन्फर्म सॉल्व करके ही जाना चाहिए, यस और नो, ताकि आपके DT का स्कोर और बेटर आ जाए। ट्राई करूंगा और भी क्वेश्चंस अपलोड करने के, जितने जल्दी आप कमेंट एंड लाइक रीच अपने दोस्तों तक के पहुंचा देंगे मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। यस, चलिए, होपफुली आपको मजा आया होगा। मिलूंगा आपसे अगले सेशन के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।